इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का एक पार्ट है। इसके बाद हम डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है। इसका मतलब उसे हम रिजिड रोटेटर की तरह यूज करेंगे। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और वहाँ उसे श्रोडिंगर इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वहाँ से हम एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसे एच से डिवाइड करेंगे तो वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। उस वेव नंबर के एक्सप्रेशन से हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में ट्रांजिशंस करेंगे। ट्रांजिशन के बाद देखेंगे कि वहाँ उनमें जो सेपरेशन है वो कॉमन सेपरेशन कितना है। इसके बाद हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम जो रिजिड रोटेटर है उसे रिजिड ना रखा जाए तब एनर्जी लेवल कहाँ किस तरफ शिफ्ट होंगे। या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो उसका क्या इफेक्ट उसके एनर्जी लेवल पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करनी रोटेशन स्पेक्ट्रा की। तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का पार्ट है और जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशन लेवल वाले जो ट्रांजिशन है ये सबसे कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। तो इसमें जो स्पेक्ट्रा होगा वो एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के साथ एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हो सकता है। रोटेशनल का जो स्पेक्ट्रा है उसमें एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम है वाइब्रेशन के मुकाबले में। तो दूसरा जो स्पेक्ट्रा होगा वो वाइब्रेशन ना होके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा उसमें एनर्जी का वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हैं, उनके बीच में रोटेशनल के एनर्जी लेवल्स भी होंगे। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि तीसरा जो टाइप होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसका जो रीजन होगा वो फार इंफ्रारेड रीजन में होगा या उसके पास ये माइक्रोवेव रीजन में होगा। और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफ़ी कम होगा, इसीलिए इसमें जो रेंज है या कह सकते हैं वेवलेंथ वो हायर साइड की तरफ शिफ्ट है। और दूसरी बात, चूंकि इसमें मॉलिक्यूल के रोटेशन की ज़रूरत है तो इसलिए मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट तभी होगा जब उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ही लिए ही ऑब्जर्व करेगा जिनमें, तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे H2 में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसको रोटेट करने से रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा जो माइक्रोवेव रीजन में है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जब हम खाना पकाते हैं तो हमें वो गीला करके रखना होता है, यानी कि उसमें पानी होगा तभी वो रोटेट होगा और उसमें एनर्जी लेवल चेंज होंगे, वहाँ पर हीट जनरेट हो सकती है। तो इस स्पेक्ट्रा के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे। सिंपलेस्ट केस क्या होगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे और हम उस ढंग से कहेंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो उसको हम रिजिड रोटेटर भी कह सकते हैं। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे जिसका नाम हम कह सकते हैं रिजिड रोटेटर। इस डायग्राम को बनाने का सिंपलेस्ट तरीका है कि हम एक यहाँ एलिप्स बना दें, यहाँ एक ऐसे बना दें और मॉलिक्यूल का एक एटम यहाँ रख दें, तो दूसरा एटम इसके अपोजिट साइड यहाँ कर दें। तो ये इस तरफ घूमेगा तो दूसरा वाला ये इस तरफ जाएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। और ये दोनों कहाँ रोटेट करेंगे? अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड। तो ये सेंटर ऑफ मास है और ये हमारी रोटेशन एक्सिस हुई। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हमने कह दिया R1 है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हमने कह दिया R2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है तो हम उसे कह सकते हैं R है, जो कि हो गई R1 प्लस R2। मान लीजिए इसका मास कितना है? M1 है और इसका मास है M2। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास से
सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है कि ये m1r1 इक्वल टू m2r2 होगी मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और r इक्वल टू कितना है r1 प्लस r2, तो यहाँ रख देंगे हम कुछ भी। r2 इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ r माइनस r1, तो ये m1r1 इक्वल टू m2 r माइनस r1, तो ये हुआ m1r1 इक्वल टू m2r माइनस m2r1, तो ये कितना हुआ m1 प्लस m2 r1 इक्वल टू m2r, तो यहाँ r1 कितना हो जाएगा, r1 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ ऊपर की तरफ, तो इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये r2 कितना हो जाएगा, r2 इक्वल टू है r माइनस r1, तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r माइनस r1 कितना है m2 अपॉन m1 प्लस m2 r, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। ये देखिए यहाँ पर ये कट जाता है, m2 कट गया तो कितना बचा, ये बच गया r2 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। अब हमारे पास क्या हुआ, r1 और r2 r के टर्म्स में आ गए, तो ये रोटेशन एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर m1 मास है, रोटेशन एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर m2 मास है, तो इन दोनों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कितना हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ये m2 बाहर है इसमें, और ये r12 का स्क्वायर का मतलब m1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें देखिए m1 कॉमन आ जाएगा, m2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा m1 m2 कॉमन है, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यह m1 कॉमन लिया, m2 कॉमन लिया। इसके अलावा देखिए r स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो r स्क्वायर कॉमन आ गया। इसके बाद क्या बचा, यहाँ बचा m2, और यहाँ कितना बचा, ये बचा m1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो m1 प्लस m2 है ये एक पावर से यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर, तो ये i की वैल्यू जाती है, या कह सकते हैं i इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। ये म्यू क्या है, ये है आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। अब देखिए, अब ये इससे क्या हुआ, इससे टू बॉडी सिस्टम एक्चुअली सिंगल बॉडी सिस्टम बदल गई, मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक म्यू मास है जो r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ देखिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम 3D केस में लिखें तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर जो मास है एक्चुअली वो रिड्यूस मास है, इसका मतलब हम इसे हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम म्यू लिख देंगे। दूसरी बात, जो v है वो 0 हम ले सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन molecules atoms is fixed। अगर जो दो एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, क्योंकि हमने पहले कहा है कि रिजिड रोटेटर है, इसका मतलब उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं उनकी इंट्रैक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 है। एच क्रॉस को हम लिख सकते हैं कितना, h/2π। तो इस ढंग से ये इक्वेशन आपकी चेंज होकर हो जाती है, डेल स्क्वायर साई प्लस
8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। अब देखिए ये चूंकि सर्कुलर मोशन में है या कैसे रोटेटरी मोशन है, तो ये बेटर है यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। तो डेल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1/r² डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल साई ओवर डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 साई डेल फाई 2 और प्लस उसके बाद है हमारे पास 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो r है वो तो फिक्स्ड है, तो r तो फिक्स्ड है, इसका मतलब कोई भी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, इसकी वजह से ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 0। इसके अलावा देखिए जो आपका i है वो म्यू आर स्क्वायर है। इसके अलावा आपने ऊपर क्या किया था, i इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, इसी से हम यहाँ क्या रख देंगे, म्यू इक्वल टू रख देंगे i/r स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ, ये वाला तो 0 हो गया, ये वाले में आपने कुछ नहीं रखा, यहाँ जो लास्ट में था म्यू इक्वल टू ये i/r स्क्वायर रख देंगे। तो इसके बाद लिखते हैं क्या होता है, इसे तो ख़त्म कर देते हैं, इधर ले जाते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डी साई डी थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी 2 साई डी फाई 2 प्लस 8 पाई स्क्वायर और म्यू की जगह रख देंगे i/r स्क्वायर, का मतलब r स्क्वायर और h स्क्वायर पहले से ही था और उसके साथ है e और यहाँ साई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो r स्क्वायर है इसे कॉमन लेने के बाद यहाँ से हटा देते हैं, कट जाता है। तो कटने के बाद क्या बचता है, 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल साई डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डी 2 साई डी फाई 2 प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। मतलब ये जो आपका साई है ये पहले जो फंक्शन था किसका था, आर थीटा फाई का फंक्शन था। अब चूंकि आर का फंक्शन रहा ही नहीं तो ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये आपका थीटा और फाई का फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि ये सेपरेट हो सकते हैं, या कह सकते हैं ये एक्चुअली दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। जिनमें एक फंक्शन है जो थीटा का फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो फाई का फंक्शन है। तो हम थीटा को ही थीटा का फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ थीटा इससे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल थीटा जिसे हम कहते हैं हाई थीटा लिख देते हैं, और यहाँ फाई को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल फाई लिख देते हैं जो इसका फंक्शन है। तो इस समय अगर मैं कहूँ कि डेल साई ओवर डेल थीटा ये कितना हो जाएगा, तो सिर्फ इसका ही फंक्शन होगा, यानी कि डेल हाई थीटा अपॉन डेल थीटा और ये फाई कैपिटल। इस तरीके से ही डेल 2 साई डेल फाई 2 ये कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका ही फंक्शन होगा, या कह सकते हैं हाई थीटा ऐसे ही होगा और ये हो जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई 2। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, या कैसे इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा, ये कितना हुआ
डेल हाई थीटा डेल थीटा फाई प्लस 1/sin² थीटा हाई थीटा डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई 2 प्लस 8π² आई ई ओवर h² और साई की जगह कितना हो जाएगा, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाई थीटा और फाई का इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि फाई का फंक्शन है तो इसे यहाँ से हटाने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, इसे यहाँ से दोनों हट जाएंगे, ये कह सकते हैं हाई थीटा और फाई से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाई कह सकते हैं साई से डिवाइड कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं हाई थीटा और फाई से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इससे हम ये फाई कैंसिल होगा, हाई थीटा बचेगा, तो हो जाएगा 1/हाई थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ब्रैकेट में कितना जाएगा साइन थीटा डेल हाई थीटा डेल थीटा प्लस 1/sin² थीटा, और ये हाई थीटा है, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/फाई कैपिटल डेल 2 फाई डेल फाई 2 प्लस 8π² आई ई ओवर h² इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है तो इस वाले में से या इस टर्म में से हमें थीटा बिल्कुल गायब करना है, तो हमें sin² थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे sin² थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसे sin² थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है कितना, साइन थीटा अपॉन हाई थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल हाई थीटा डेल थीटा प्लस 1/फाई कैपिटल डेल 2 फाई डेल फाई 2 प्लस 8π² आई ई ओवर h² कितना sin² थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेपरेट हो सकते हैं, ये इतना जो हिस्सा है इसमें थीटा नहीं है, और ये हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा इसमें सिर्फ थीटा है, या कह सकते हैं इसमें फाई नहीं है, तो इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, थीटा वाले लेफ्ट साइड में रखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा हाई थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल हाई थीटा डेल थीटा प्लस 8π² आई ई ओवर h² sin² थीटा इक्वल टू 1/फाई डेल 2 फाई डेल फाई 2। ये यहाँ इधर ले गए थे तो ये माइनस साइन और आ जाएगा, तो इस तरीके से। अब देखिए क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंटली एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली इक्वल टू m² के इक्वल रख देते हैं। तो अगर हम इसको लेफ्ट इस साइड को इसके इक्वल रखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कौन सी। तो ये देखिए एक चीज़ हो रहा है, यहाँ जो फाई है ये फाई का फंक्शन है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव को हम टोटल डेरिवेटिव के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ d2 फाई d फाई 2 इक्वल टू माइनस m² फाई। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको इसके इक्वेट करूं तब कितना होगा, तब देखिए, तब मैं कह सकता हूं साइन थीटा अपॉन हाई थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल हाई थीटा डेल थीटा प्लस 8π² आई ई अपॉन h² sin² इक्वल टू m²। अब इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
हाई थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं इनको हम टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ वेरिएबल थीटा ही है। तो इसका मतलब ऐसे करने से क्या हो जाएगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी हाई थीटा अपॉन डी थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर गायब हो जाएगा और इसमें हाई थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर माइनस, तो जो एम स्क्वायर है इसे हमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे और तब इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद इसमें हमें क्या लगाना होगा, हाई थीटा है, लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, हम थीटा को एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये थीटा इक्वल टू कितना लेंगे हम, ये लेंगे कॉस इनवर्स एक्स, या इसे ऐसे कह सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू हम कॉस थीटा ले रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से डी हाई थीटा डी थीटा ये हो जाएगा आपके पास डी हाई थीटा डी एक्स और डी एक्स ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना हो गया, ये हो गया माइनस साइन थीटा डी हाई थीटा डी एक्स, या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डी ओवर डी थीटा ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके, माइनस साइन थीटा डी ओवर डी एक्स। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डी ओवर डी थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा डी ओवर डी एक्स, ये बस इसे रह देते साइन थीटा डी हाई थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, ये डी ओवर डी थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, ये हो गया डी हाई थीटा ओवर डी एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगाए थे, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाई थीटा इक्वल टू 0। पहले देखिए, अब इस पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, इसमें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक माइनस यहाँ पर है, इन दोनों साइन को ऐड कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ और माइनस का साइन यहाँ माइनस के साइन से कट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी हाई थीटा डी एक्स इस तरीके से, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाई थीटा इक्वल टू 0। तो एक्चुअली जो हमारा फंक्शन हाई थीटा वो थीटा का फंक्शन था, अब ये हमारा जो फंक्शन हो गया किस चीज़ का फंक्शन है, अब ये x का फंक्शन हो गया, तो नया एक फंक्शन x का हो गया, इससे हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, अभी p फंक्शन हो गया। तो हाई थीटा जो थीटा का फंक्शन था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, p का फंक्शन हो गया, तो यहाँ p लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं कि d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स, p एक्चुअली यहाँ पर x का फंक्शन है, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू 0। इसे और देखते हैं, सोल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका, ये d ओवर डी एक्स होगा तो ये माइनस के 2x, तो d ओवर डी एक्स
इसे आगे सोल्व करते हैं तो डी ओवर डी एक्स करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं एक बार, तो ये हो जाता है कितना d2p dx2। इसके बाद हो जाएगा -2x dp ओवर dx प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन होती है। दिस इक्वेशन आइडेंटिकल विद एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू जे प्लस 1। तो वहाँ हम लेते थे एन प्लस 1, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जे एक्चुअली क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ई की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कितनी, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। तो यहाँ देखिए ये ई की वैल्यू जाती, तो इसके सॉल्यूशन की ये कंडीशन आ रही कि ई शुड बी इक्वल टू दिस मच। क्या कह सकते हैं, ये इस श्रोडिंगर इक्वेशन की आइगन वैल्यूज हैं। तो ये एक्चुअली एनर्जी वैल्यूज आई, एनर्जी वैल्यू जो है रिजिड रोटेटर, जहाँ जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो अगर हम इनका वेव नंबर निकालना चाहें तो वेव नंबर ये हो जाएंगे। वेव नंबर निकालने के लिए हमें ई को डिवाइड करना होगा किससे, एच सी से। तो ये हो जाएगा कितना, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे प्लस 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वेव नंबर होगा। तो ये हो जाता है एफ जो कि जे का फंक्शन है, और ये बी ये क्वांटिटी है, इसे हम लिख देते हैं कितना, ये लिख देते हैं बी। तो यहाँ ये हो जाएगा एफ जे विल बी इक्वल टू बी जे प्लस 1, जहाँ बी इक्वल टू कितना है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। इसे हम कह सकते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो एक्चुअली क्या है, ये रोटेशनल कांस्टेंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बनाएंगे, वेव नंबर का डायग्राम। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए हम एफ जे की डिफरेंट वैल्यू देखते हैं। तो जे की वैल्यू कहाँ कहाँ से हो सकती है, जे की वैल्यू हो सकती है आपके पास जे इक्वल टू कितना है, 0 1 2 3 4। तो इसमें आपका एफ जे की जो वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएंगी, जब हम एफ जे की वैल्यू कितनी रखेंगे, जब हम जे की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब हम जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b। जब इसके 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 3 2 = 6, ये हो जाएगा 6b। इस तरीके से कितना होगा, 3 + 1 4 4 से 12 12b। तो इस तरीके से होगा। तो अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे हो सकता है कि ये हमारे पास सबसे नीचे ग्राउंड लेवल है, तो जे कितना रखा हमने, यहाँ रखा 0। तो ये एफ जे, तो यहाँ F0 हमारे पास कितना होगा, ये 0 ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा हमारे पास वो कितना होगा, वो होगा 2b। ये एक्चुअली j इक्वल टू 1 का होगा। तीसरा जो लेवल होगा वो यहाँ कहीं होगा, इसे हम कह सकते हैं कितना है, ये हमारे पास 6b है। फिर बाद में लेवल कहीं यहाँ हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं कितना है, ये 12b है। ये j इक्वल टू कितने के लिए, 2, और j इक्वल टू 3 के लिए। तो जैसे जैसे हम हायर स्टेट में जा रहे हैं, जो एनर्जी लेवल है उनका सेपरेशन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन में मिलेगा। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन रूल देख लेते हैं। तो सिलेक्शन रूल यहाँ कितना है, तो सिलेक्शन रूल यहाँ पर है कितना, डेल्टा जे इक्वल टू +-1। तो डेल्टा जे इक्वल टू +-1 एब्जॉर्प्शन में चाहिए तो हमारे पास +1 ही होगा। तो यहाँ से ये एक पहला हुआ, यहाँ से यहाँ जा सकता तो डेल्टा जे +-1, यहाँ से यहाँ जा सकता डेल्टा जे +-1।
अब देखिए कितना है, या कह सकते हैं इसकी चूंकि सेपरेशन बराबर नहीं है तो वेव नंबर अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो इमिटेड रेडिएशन है उसका वेव नंबर कितना होगा। तो हम कह सकते हैं वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ये कितना होगा। तो इमिटेड रेडिएशन का वेव नंबर कितना हो जाएगा, जो वेव नंबर था कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल का, अगर हम कह रहे हैं J+1 माइनस FJ, ये हो जाएगा आपका वेव नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, FJ+1 कितना था, ये था BJ+1 J+2 और ये हो जाएगा BJ+1, या इसे मैं कह सकता हूँ BJ+1 कॉमन लिया तो ये कितना आया J+2 माइनस J, तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता 2BJ+1। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ये एक्चुअली वेव नंबर हुआ किसका, इमिटेड रेडिएशन का। तो इमिटेड रेडिएशन का वेव नंबर कितना हो जाता है 2BJ+1, कब, जब ट्रांजिशन है आपका J से J+1 तक। तो पहले जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ होगा, वो 0 से 1 होगा। दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, वो 1 से 2 होगा। तो इस तरीके से, तो पहले ट्रांजिशन के लिए हमें क्या रखना होगा, J=0। दूसरे ट्रांजिशन के लिए क्या रखना होगा, J=1। तो इस तरीके से जो न्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कह सकते हैं फॉर J=0 1 2 3 4, जो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2B, फिर है 4B, फिर है 6B। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम आएगा आपके पास लाइन का, कि पहले क्या वैल्यू होगी 2B, फिर क्या वैल्यू होगी आपके पास 4B, फिर क्या वैल्यू होगी आपके पास 6B, फिर क्या वैल्यू होगी आपके पास 8B। इसका मतलब जो इमिटेड रेडिएशन है उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी उनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट होगा, या कह सकते हैं फिक्स होगा, और वो सेपरेशन कितना होगा, वो सेपरेशन होगा 2B। तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमने स्पेक्ट्रम देखा, उसमें लाइन दिखाई दी, हमें कुछ लाइन दिखाई दी, उनके बीच का कॉमन सेपरेशन देखा, तो कॉमन सेपरेशन कितना आ गया 2B, जिसे हम कहेंगे कॉमन सेपरेशन। तो यहाँ कॉमन सेपरेशन से हमारे पास B निकल जाएगा। अब B जो एक्सप्रेशन है उससे हम क्या निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे तो हम उससे क्या निकल जाएंगे, μr² निकल जाएगा, या कह सकते हैं म्यू रिड्यूस मास है, ये हमें पहले से पता होगा, तो हम उनके बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिवर्स करने के बाद हम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने अभी तक क्या माना था, आइडियल केस माना था कि ये जो रोटेटर है रिजिड है। अगर हम इसे कहें कि ये नॉन रिजिड रोटेटर है, मतलब जब ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा इसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब ये हाई एनर्जी लेवल में मूव करेगा, व्हेन इट इज मूव्ड टू हाई एनर्जी स्टेट्स, it stretches out। ये क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाएगा, तो जैसे और ऊपर जाएगा और ज़्यादा फैलेगा। इसका मतलब क्या है, आर इंक्रीज हो जाएगा। आर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, ये है B=H/8π²I/C। अब देखिए आई इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बी डिक्रीज हो जाएगा। अब बी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो एनर्जी लेवल थे वो आपके नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो किस तरीके से शिफ्ट होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल थे पहले कितना था, पहले एनर्जी लेवल था हमारे पास 0, उसके बाद कितना था 2B, उसके बाद कितना था 6B, उसके बाद कितना था 12B। तो 0 2B 6B 12B। अब B की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। जितनी भी B की वैल्यू डिक्रीज हुई
ये उससे दुगना नीचे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा, इतनी वैल्यू शिफ्ट हुई, नीचे शिफ्ट हो गया। ये वही रहा लेवल, ये उसका इस जितना ये शिफ्ट हुआ उसका 3 टाइम्स नीचे शिफ्ट हुआ तो ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, जितना ये शिफ्ट हुआ उसका डबल नीचे शिफ्ट होगा तो इतना शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब सारे लेवल क्या होंगे, नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सारे लेवल नीचे शिफ्ट होंगे। जो सबसे कम वाला लेवल है या 2B या पास वाला लेवल है, जे की कम वैल्यू लेवल है, वो कम शिफ्ट होगा। और जितने हाई एनर्जी वाले लेवल होंगे उतने ज़्यादा नीचे शिफ्ट होंगे। लेकिन सारे लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे जब वो रोटेटर को हम क्या मानेंगे, नॉन रिजिड रोटेटर मानेंगे। तो इनमें जो ट्रांजिशन होगा इस तरीके से, यहाँ भी क्या था 2B था, यहाँ क्या था 4B था। इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो जो F हो जाएगा वेव नंबर जो कि J का फंक्शन है, वो हो जाएगा कितना, J+1, और उसमें से एक फैक्टर माइनस हो जाएगा कितना, DJ² J+1 का स्क्वायर। वेव नंबर, यहाँ वेव नंबर हो जाएंगे कितने, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, तो वेव नंबर हो जाएगा FJ+1 -FJ। तो ये देखिए, तो ये जाता है इक्वल टू BJ+1 J+2 -BJ+1 पहले वाले टर्म की वजह से, और इसकी वजह से हो जाएगा DJ+1² J+2² प्लस, ये माइनस था पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस DJ² J+1 का स्क्वायर। इसे मैं कह सकता हूँ कितना, BJ+1 कॉमन लिया तो ये हो गया J+2 - J। ऐसे यहाँ पर D कॉमन लिया और ये J+1 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, तो J+1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा, J+2 का स्क्वायर। इसे खोल देते हैं तो ये होगा J² + 4J + 4। यहाँ क्या लिया, यहाँ D कॉमन ले रखा है, J+1 का स्क्वायर कॉमन ले सकता है तो यहाँ आ जाएगा -J²। -J² क्यों आए, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पहले से कॉमन ले रखा है। यहाँ देखिए J से J कटा यहाँ पर, और यहाँ J² से J² कटा, यहाँ 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2BJ+1 माइनस कितना, 4 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 4DJ+1 का क्यूब। तो ये इसके लिए वेव नंबर का एक्सप्रेशन है। तो वेव नंबर जो इमिटेड रेडिएशन के वेव नंबर है वो इक्वली सेपरेटेड नहीं होंगे, वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर हम कहें कि इफेक्ट ऑफ आइसोटोप देखें, इसमें आइसोटोप का मतलब क्या है, वो जो मॉलिक्यूल डायटोमिक है उसमें एक एटम की जगह उसका आइसोटोप हम रख दें तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस मास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम कहें कि अगर हम क्या ले लें, इफ वी टेक हैवियर आइसोटोप, अगर हम भारी आइसोटोप ले लें तो B हमारा चेंज हो जाएगा किस में, इसे हम कह सकते हैं B आइसोटोप। तो यहाँ देखिए जब B की जगह B आइसोटोप रखेंगे तो ये I है हमारा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I विल चेंज टू हायर वैल्यू। I की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब I की वैल्यू बढ़ जाएगी तो B की वैल्यू घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो रोटेशनल कांस्टेंट B है वो हैवियर आइसोटोप के लिए जो पहले वाला रोटेशन कांस्टेंट था उससे कम होगा। जब उससे कम होगा तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस ढंग से कहूँ कि हमारे पास पहले लेवल यहाँ था 0, ये क्या था 2B, ये था 6B, ये था 12B, तो ये लेवल क्या होंगे, B की वैल्यू चूँकि कम हो गई तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये उससे ज़्यादा शिफ्ट होगा, ये उससे ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो हम कह सकते हैं लेवल किसके लिए हैं, ये हैवियर आइसोटोप के लिए है। तो ये लेवल शिफ्ट हुए नीचे की तरफ, लेवल शिफ्ट हुए किसके लिए, हैवियर आइसोटोप के लिए। तो इसमें हमने देखा कि हम
रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एक डायटोमिक मॉलिक्यूल से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज रिजिड रोटेटर लिया और उसके बाद देखा कि अगर वो जो रोटेटर है वो रिजिड ना होकर नॉन रिजिड होगा, प्रैक्टिकल केस होगा, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, या वो जो मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम उसकी जगह उसका आइसोटोप लेंगे तब उसमें क्या इफेक्ट आएगा। थैंक यू।